नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के बेसिक्स जीके। देखिए, कई बार एग्जाम्स में देखा गया है झारखंड के स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि बेसिक से एकदम सवाल पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जाता है। और क्योंकि हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बेसिक से सवाल जरूर ही पूछता है। तो आपको झारखंड के बेसिक्स का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड के कुछ बेसिक्स इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और ये करीब 100 क्वेश्चन है। और ये 100 क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये कई सवाल पूछे भी गए हैं, कई पूछे जाने वाले भी हैं एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सब सेशन में एंड तक बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया। देखिए, ये बहुत बेसिक सवाल है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछता है। तो झारखंड आपको पता होना चाहिए। दरअसल झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली इसके पहले मैंने एक क्लास अपलोड किया था, उसमें बाय मिस्टेक ये 15 दिसंबर 2000 हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। आप लोग मैप जरूर देखिएगा। झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैप आपके एकदम माइंड में छप जाना चाहिए कि मैप में झारखंड में कहाँ पर क्या है, कौन सी सीमा झारखंड के सीमा से लगती है, किस जिला से सीमा लगती है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये सब मैप से आप लोग अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, याद रख पाएंगे। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, लेकिन चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, झारखंड भारतीय राज्य संघ क्रम में कौन सा राज्य है। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्रम भी पूछता है। तो ये सब एकदम बेसिक सवाल है और यहाँ से कई बार क्या होता है ना, अचानक से पूछ देता है तो हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, झारखंड भारतीय राज्य संघ क्रम का कौन सा राज्य है। झारखंड भारतीय राज्य संघ क्रम का 28वां राज्य है। ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। ये बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। क्या दुमका झारखंड राज्य की राजधानी है? नहीं, दुमका झारखंड राज्य की उप राजधानी है। मेदिनीनगर झारखंड राज्य की प्रस्तावित उप राजधानी है। ध्यान रखिएगा। और जमशेदपुर झारखंड राज्य की खेल राजधानी कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है। अभी मैंने आपको बताया झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, लेकिन झारखंड राज्य की उप राजधानी क्या है, दुमका है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। मेदिनीनगर जो है वो प्रस्तावित उप राजधानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी है, यानी झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी कौन सी है। झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा नंबर का उच्च न्यायालय है। यानी कहने का मतलब है, झारखंड हाई कोर्ट जो है वह भारत देश का किस नंबर का हाई कोर्ट है, किस नंबर का उच्च न्यायालय है। कौन सा उच्च न्यायालय है ये भी कह सकते हैं। तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वह भारत देश का 21वां उच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ प्रस्तावित है। देखिए, मैंने आप लोगों को ये बताया है, लेकिन चलिए आज फिर देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ दुमका में प्रस्तावित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। झारखंड उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ जो है वह दुमका में प्रस्तावित है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। झारखंड राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है, यानी झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं।
आप सभी इसका सही जवाब जरूर जानते होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग झारखंड राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है। जिलों की कुल संख्या 24 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। अब हम लोग थोड़ा राजकीय पशु पक्षी से सवाल देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है बेसिक से, क्योंकि हम लोग आज झारखंड का बेसिक जीके देख रहे हैं, तो बेसिक से ही सवाल हम लोग देखेंगे। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी। एशियन हाथी झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। देखिए झारखंड में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है और यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है। क्या ये साल है, आम है, शीशम है, पलाश है। नहीं, पलाश फूल जो है वह हमारा राजकीय फूल है झारखंड राज्य का, लेकिन साल का जो वृक्ष है वह राजकीय वृक्ष है झारखंड राज्य का। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष साल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या मोर है। नहीं, मोर तो भारत देश का पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी। लेकिन राजकीय पक्षी कौन सा है। एशियन कोयल। कोयल जो है वह झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है। अभी हमने पढ़ा राजकीय पुष्प के बारे में, राजकीय पक्षी के बारे में, राजकीय पशु के बारे में, राजकीय वृक्ष के बारे में। अब हम देखेंगे झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश का पुष्प है, ठीक है, और राजकीय वृक्ष साल है। ऐसा ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि राजकीय पुष्प अगर पलाश है तो राजकीय वृक्ष भी पलाश का पेड़ होगा। नहीं, राजकीय पुष्प पलाश होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। पहली बार जो है वह राष्ट्रपति शासन झारखंड राज्य में लगा था 19 जनवरी 2009 को। इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था झारखंड राज्य में पहली बार। अगला सवाल है झारखंड राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। भारत का जो मानचित्र है उस पर झारखंड राज्य किस भाग में स्थित है। उत्तर पूर्व में। झारखंड राज्य भारत के उत्तर पूर्व दिशा में भाग में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये सब सवाल बेसिक से लेकिन काफी पूछे जाने वाले टाइप सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जनजाति निवास करते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या अत्यधिक है। झारखंड राज्य में कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ भी, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप लोग जानते भी होंगे, संताल हो, लोहरा, करमाली, गोंड, कंवर, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, उरांव, खरवार, भूमिज, बैगा, बंजारा, चेरो, गोड़ाई, कोल, असुर, बिरहोर, खोंड, मुंडा, खड़िया, महलीन, बथुड़ी, बिंजिया, चिक बड़ाई, कोरा, माल पहाड़िया, बिरजिया, कोरवा, ये सभी जो है बेदिया, ये सभी झारखंड राज्य की 32 जनजातियां हैं। झारखंड राज्य में कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। कई बार आपको पूछेगा पॉपुलेशन के हिसाब से कि सबसे अत्यधिक जनसंख्या किस झारखंड राज्य के किस जिला में है, तो अभी हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। ध्यान रखिएगा, इसे ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देखा सबसे बड़ा जिला, अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला है रामगढ़। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम
और सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। अब बात आ गई है प्रमंडल की। सबसे पहले हमने जिला देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। देखिए सबसे छोटा प्रमंडल बताना है आपको। संथाल परगना प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल जो है वह झारखंड राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल है और सबसे बड़ा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का जलवायु किस प्रकार का है। देखिए झारखंड राज्य का जो जलवायु है वह मानसूनी तो है, लेकिन किस प्रकार का मानसूनी है वो देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ध्यान रखिएगा इसे, झारखंड राज्य का जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ध्रुवीय और शुष्क नहीं है। झारखंड राज्य का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सर्व प्रमुख जनजातीय त्योहार कौन सा है। सर्व प्रमुख जनजातीय त्योहार, सबसे फेमस जनजातीय त्योहार इनका कौन सा है झारखंड राज्य का, वह है क्या कर्मा, सरहुल, टूसू, सोहराय। देखिए सभी पर्व इनके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी पर्व है झारखंड का जनजातीय त्योहार, लेकिन सरहुल जो है वह सर्व प्रमुख जनजातीय त्योहार में से आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है। झारखंड राज्य का सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या छऊ है, पाइका है, फगुआ है या डोमकच है। देखिए सबसे मशहूर लोक नृत्य की अगर बात करें तो वह छऊ है। ऐसे तो ये सभी डांस फॉर्म जितने दिए हुए ये सभी झारखंड राज्य का लोक नृत्य है, लेकिन छऊ जो है वह सबसे फेमस है और यह सरायकेला खरसावां इसका मुख्य केंद्र है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है। प्रमंडल की अगर बात करते हैं झारखंड राज्य में कि झारखंड राज्य में ओवरऑल टोटल कुल प्रमंडल कितने हैं, तो वह है 5। ये अब का डेटा है, लेकिन जिस वक्त राज्य का गठन हुआ था उस वक्त सिर्फ 4 प्रमंडल थे, एक प्रमंडल बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो अब कुल बन गए 5 प्रमंडल, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है। अभी हमने प्रमंडल देखा। अच्छा प्रमंडल, ये जो 5 प्रमंडल है वे कौन कौन से हैं वो तो आपको पता है। संथाल परगना प्रमंडल हो गया, पलामू प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, ये सभी प्रमंडलों में आते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुमंडलों की संख्या, तो कुल अनुमंडलों की संख्या 45 है, लेकिन जिस वक्त राज्य का गठन हुआ था उस वक्त सिर्फ 33 अनुमंडल ही था, बाकी के अनुमंडल बाद में बने और ये अब हो गए 45 अनुमंडल। ध्यान रखिएगा इसे, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है। ये वर्तमान की बात कर रही हूँ मैं कि झारखंड राज्य में वर्तमान में कुल कितने प्रखंड है, प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य में वर्तमान में कुल प्रखंडों की संख्या 264 है, लेकिन जिस वक्त राज्य का गठन हुआ था उस वक्त मात्र 210 प्रखंड थे, बाकी के प्रखंडों का निर्माण बाद में हुआ है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य बनने के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे। राज्यपाल के बारे में तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है, एक सेशन भी है राज्यपाल पे, आप उसे जाके देख भी सकते हैं। उसमें राज्यपाल का पूरा डेटा दिया हुआ है, प्रथम से लेके अब तक के वर्तमान के राज्यपाल के बारे में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं झारखंड राज्य बनने के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वे थे प्रभात कुमार। ध्यान रखिएगा इसे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो वह क्या हुंडू जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, दशम जलप्रपात है या पंचघाघ जलप्रपात है। देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, इसे लोधा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं और यह कहाँ है, लातेहार में, झारखंड राज्य के लातेहार में है।
और इसकी जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई से गिरती है, 143 मीटर ऊंचाई से गिरती है। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जैसा कि इसका नाम है, यह बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिला में है? देखिए, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड यानी सबसे अधिक गर्म पानी वाला जलकुंड झारखंड के किस जिला में है? यहाँ सर्वाधिक से तात्पर्य सबसे अधिक गर्म जल वाला जलकुंड से है। तो वह जलकुंड कौन सा है? हजारीबाग। हजारीबाग में एक गर्म जलकुंड है जिसका नाम है सूर्यकुंड गर्म जलकुंड, और इसका जो टेम्परेचर है वो 88 डिग्री सेल्सियस तक है, और यह भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। लेकिन ऐसे झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में सबसे अधिक गर्म जलकुंड है दुमका जिला में, और सब सर्वाधिक गर्म यानी सबसे अधिक गर्म पानी वाला गर्म जलकुंड कौन सा है? सूर्य गर्म जलकुंड। वो कहाँ है? हजारीबाग में। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का नया राजकीय चिन्ह कब से प्रभावी हुआ? जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड राज्य का पहले जो राजकीय चिन्ह था वो अलग था, अब का अलग है। पहले था 4J से, चारों तरफ लेटर से जो घिरा हुआ, बीच में था लोगो। अभी है झारखंड का नया राजकीय चिन्ह, जो कि यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और यह प्रभाव में आया 15 अगस्त 2020 से। ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के नए राजकीय चिन्ह में कुल कितने घेरे हैं? अभी अभी जो आपने देखा, आपका जो झारखंड का नया राजकीय चिन्ह है, इसमें कुल कितने घेरे हैं? तो इसमें अगर घेरों की बात करें तो इसमें कुल 7 घेरे हैं झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में। ध्यान रखिएगा, और सभी घेरों में अलग अलग महत्व है सभी घेरों का। झारखंड राज्य में केंद्रीय कारागारों की कुल संख्या कितनी है? ये आपका अगला सवाल है। झारखंड राज्य में हम लोग अब देखेंगे कि केंद्रीय कारागार यानी सेंट्रल जेलों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में कुल 7 सेंट्रल जेल हैं अभी मौजूद, 7 केंद्रीय कारागार हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वे कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची, दुमका केंद्रीय कारागार दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर, घागीडीह केंद्रीय कारागार जमशेदपुर, गिरिडीह केंद्रीय कारागार गिरिडीह, देवघर केंद्रीय कारागार देवघर। ये झारखंड के कुल 7 केंद्रीय कारागार हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में अनुसूचित प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? अभी बात आ रही, पहले हमने प्रखंड देखा कि झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की कितनी संख्या है। अब हम देख रहे हैं कि झारखंड राज्य में अनुसूचित प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। झारखंड राज्य में अनुसूचित प्रखंडों की कुल संख्या है 132। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अनुसूचित प्रखंड की जब बात आएगी तो झारखंड राज्य में कुल 132 अनुसूचित प्रखंड हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? नगर निगम की अगर बात करते हैं तो झारखंड राज्य में बहुत ही कम नगर निगम है, यानी कुल 9 नगर निगम है। और ये 9 नगर निगम कौन कौन से हैं? रांची नगर निगम, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। झारखंड राज्य में कुल 9 नगर निगम है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कितनी छावनी बोर्ड हैं? देखिए, छावनी बोर्ड तो एक है रामगढ़ में, और रामगढ़ में एक ही छावनी बोर्ड है। झारखंड राज्य में सिर्फ एक छावनी बोर्ड है, और वो कहाँ है? वो झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में है। चलिए ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। झारखंड राज्य में एक छावनी बोर्ड है, और वो कहाँ है? रामगढ़ में, जिसे रामगढ़ कैंट के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन हैं? देखिए, अभी है करंट का राज्यपाल के बारे में ये बताया गया है कि वर्तमान में झारखंड राज्य के, इसके पहले हमने देखा कि झारखंड राज्य बनने के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो प्रभात कुमार थे। लेकिन अभी झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल है संतोष गंगवार। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? अब हम देखेंगे कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है।
ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वैसे तो आप सबों को मालूम है, लेकिन क्योंकि ये बेसिक झारखंड का जीके देख रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा झारखंड का हाई कोर्ट है, उसका जो चीफ जस्टिस है यानी मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं तारलोक सिंह चौहान। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं तारलोक सिंह चौहान। इन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 40 नंबर का सवाल, वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अब हम लोग विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे तो वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो। और बाबूलाल मरांडी कौन है? ये विपक्ष के नेता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? देखिए, और ये किसके बेसिस पर है? ये 2011 की जनगणना पर आधारित है, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद अभी वर्तमान में कोई जनगणना नहीं हुई है हाल में। तो झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची। रांची में झारखंड के जितने भी जिले हैं उन सबसे अधिक साक्षरता दर है रांची जिले का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानचित्र पर झारखंड राज्य की आकृति किस आकार की है? देखिए, आप सब देख रहे हैं झारखंड का, सबके पास मैप होगा, निश्चित ही होगा। आपके पास इंडिया का भी मैप होगा, बिल्कुल होगा। तो आप जब मैप में देखेंगे तो झारखंड राज्य की आकृति आपको वहीं से दिख जाएगी। झारखंड राज्य की जो आकृति है वो है चतुर्भुजाकार, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, मानचित्र पर झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार की। ऐसे भी झारखंड राज्य किस आकृति की है? तो चतुर्भुजाकार की है, ठीक है। अगला सवाल है, जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? अभी सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि झारखंड, पहले हमने देखा कि झारखंड में जनजातीय जनसंख्या, अब हम देख रहे हैं कि झारखंड का जो जनजातीय जनसंख्या है उसका भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में इसका चौथा स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का भारत में चौथा स्थान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक गर्म जलकुंड है? अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड, सबसे गर्म पानी वाला गर्म जलकुंड किस जिले में है? तो वो हजारीबाग में था, सूर्यकुंड जलकुंड, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक, मात्रा की बात कर रही हूँ, सबसे अधिक क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ जलकुंड किस जिला में सबसे अधिक है? तो वो दुमका जिला में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका देखिए क्या है कि झारखंड, सवाल क्या कह रहा है कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है, जो झारखंड का क्षेत्रफल है उसका भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, यानी झारखंड किस नंबर पर है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 15वें नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इस टाइप के बेसिक सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है। झारखंड राज्य का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? क्या वो नंदन पहाड़ है? क्या वो टैगोर हिल है? क्या वो पारसनाथ है? क्या वो लोटा पहाड़ है? नहीं, झारखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर है पारसनाथ। पारसनाथ जो है वो कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 1365 मीटर है, यानी झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो हम लोग देखते हैं जितनी भी जनजातियां हैं झारखंड में, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात करें तो वो संताल की है।
तो झारखंड में संथाल जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा इसे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। वैसे खरवार, उरांव ये सब लाइन पे ही है, संथाल के बाद खरवार है, उरांव है, ये सब है, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक संथाल आएगा। और सर्वाधिक 4 जनसंख्या वाला कौन सा जनजाति है? संथाल है, उरांव है, खरवार है, ये सभी है, ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल यहीं पे पाया जाता है, झारखंड का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। अगला सवाल है और आज के सेशन का 50वां सवाल। इसके बाद अब जितनी देर आपने अभी तक पढ़ा इतना ही बस और पढ़ना है, ठीक है, फिर हमारा आज का सेशन खत्म हो जाएगा और आपका बहुत सारा सवाल हो जाएगा आज का। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? अभी हम देख रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से, इसके पहले हमने देखा था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में 14वां स्थान है, ध्यान रखिएगा इसे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, कर्क रेखा झारखंड राज्य में कहां से गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है वह झारखंड राज्य में कितने जिलों से होकर गुजरती है? हम सभी रांची के बारे में तो जरूर जानते हैं कि कांके और मांझी से गुजरती है, लेकिन रांची के अलावा भी और 4 जिलों से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा झारखंड के कुल 5 राज्यों से, कुछ 5 जिलों से होकर गुजरती है। वे 5 जिले कौन कौन से हैं? लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड कितने राज्यों के साथ अपना सीमा बनाती है या साझा करती है? देखिए झारखंड कितने राज्यों के साथ अपना सीमा बनाती है, साझा करती है? तो झारखंड जो है वह कुल 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है। वे कौन कौन से 5 राज्य हैं? सबसे पहला तो बिहार के साथ सीमा साझा करती है, उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ और उत्तर प्रदेश के भी साथ। तो ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है या सीमा बनाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कोयले की खुदाई किस संस्था के द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य में कोयले की खुदाई किस संस्था के द्वारा की जाती है? आप मुझे उम्मीद है आप सब जानते होंगे इसके बारे में, चलिए फिर भी मैं बताती हूँ आपको। झारखंड राज्य में कोयले की खुदाई BCCL के द्वारा किया जाता है, यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा भी किया जाता है, और CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा भी किया जाता है कोयले की खुदाई झारखंड राज्य में, ठीक है। इनमें से सभी इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में कुकिंग कोल का एकमात्र और सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कुकिंग कोल का एकमात्र और सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो झारखंड में है वह धनबाद के झरिया में है, धनबाद जिला के झरिया में। यहाँ से सबसे ज़्यादा कुकिंग कोल का उत्पादन किया जाता है और झारखंड में जितना भी कुकिंग कोल है उसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है झरिया, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? अब हम लोग कोयला क्षेत्र की बात करेंगे। क्या वो बराकर नदी घाटी कोयला क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र है, या अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र है, या इनमें से सभी? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड में है और वो है दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, और झारखंड का 95% कोयला उत्पादन करता है दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड का पहला पर भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? ये झारखंड का तो पहला है लेकिन भारत का सबसे बड़ा है लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? चलिए देखते हैं, क्या वो टिस्को है, क्या टाटा स्टील है, या दोनों है? जी हाँ, दोनों है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और टाटा स्टील, जिसे बाद में नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। पहले इसका नाम था टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन 2005 में इसका नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, खनिज संसाधनों के अग्रणी राज्य होने की वजह से झारखंड को और किस नाम से भी जाना जाता है?
देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। जहाँ खनिज संसाधनों के अग्रणी राज्य होने की वजह से, यानी खनिज संसाधन में सब एकदम आगे राज्य होने की वजह से झारखंड को और भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज संसाधन है और इस वजह से इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर जो है वह जर्मनी का कोयला क्षेत्र है और यह राइन नदी के किनारे, और यह यूरोप का जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इसलिए ध्यान रखिएगा भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है झारखंड को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड डार्क सर्किल की स्थापना कब की गई। देखिए झारखंड डार्क सर्किल जो है ये पहले बिहार डार्क सर्किल था और इससे अलग होकर के इसे झारखंड डार्क सर्किल बनाया गया। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 12 जनवरी 2001 को और इसको बिहार सर्किल से अलग किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। झारखंड डार्क सर्किल की स्थापना 12 जनवरी 2001 को की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड में ऑपरेशन एनाकोंडा निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए ऑपरेशन एनाकोंडा काफी प्रचलित ऑपरेशन है और ये दरअसल ये जो ऑपरेशन एनाकोंडा किया गया झारखंड में, ये माओवाद नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन था जिसे चलाया गया था झारखंड पुलिस की तरफ से, और ये माओवाद नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। एनाकोंडा 1 और 2 दो ऑपरेशन चलाया गया, ये सरांडा जंगल में नक्सलवाद के खिलाफ चलाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। देखिए JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे कि क्रिकेट नाम से ही पता चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, तो ये है रांची में। और 2011 में इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 50,000 की है और पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है इस स्टेडियम में वो हुआ था 19 जनवरी 2013 को। एक दिवसीय मैच था भारत और इंग्लैंड के बीच, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें भारत की जीत हुई थी। अगला सवाल है भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है। हमने पहले क्षेत्रफल में देखा, उसके बाद हमने जनसंख्या में देखा, अब हम देख रहे हैं भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है। तो ये 28वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। झारखंड का स्थान जो है वो भारत के राज्यों के गठन के संबंध में 28वां स्थान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड की प्रथम राजभाषा या कह सकते हैं झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है। देखिए प्रथम राजभाषा या झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है और अंग्रेजी बंगाली खरवाड़ नहीं है, और द्वितीय राजभाषा में बाकी के क्षेत्रीय भाषाएं आती है। लेकिन झारखंड की प्रथम राजभाषा या झारखंड का राजकीय भाषा कौन सा भाषा है? हिंदी भाषा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में काटती हुई गुजरती है। देखिए इसके पहले हमने देखा कि कर्क रेखा झारखंड के कितने शहरों से होकर गुजरती है, कितने जिलों से होकर गुजरती है। अब हम देख रहे हैं कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में काटती हुई गुजरती है। तो रांची शहर को बीच में काटती हुई निकलती है, ओरमांझी और कांके से होते हुए गुजरती है, ठीक है। अगला सवाल है उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर अब हम लोग थोड़ा सा झारखंड का विस्तार वाला देखेंगे एक दो सवाल, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में अगर देखते हैं तो वह है झारखंड का विस्तार 380 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार 380 किलोमीटर है लंबाई में, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या। अभी हमने लंबाई देखा, अब हम लोग चौड़ाई में देखेंगे। झारखंड का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार क्या है। 463 किलोमीटर है चौड़ाई में पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार 463 किलोमीटर है चौड़ाई में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है।
हम लोग झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो झारखंड राज्य का मतलब लगभग जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 79.7 लाख हेक्टेयर। इसे 79.70 लाख हेक्टेयर भी कह सकते हैं, लेकिन ये 79.7 लाख हेक्टेयर होगा झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य, दक्षिण में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में कौन सा है। झारखंड राज्य के पूर्व में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा राज्य है। आप सबके माइंड में एकदम झारखंड का मानचित्र बिल्कुल से सेट होगा, मुझे उम्मीद है। झारखंड के पूर्व में अगर हम लोग देखते हैं तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के साथ पूर्व में हमारा राज्य झारखंड राज्य सीमा बनाता है। अब आते हैं सवाल अगले सवाल पे, झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। अब झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, दक्षिण में किस राज्य के साथ सीमा बनाती है, तो उड़ीसा राज्य के साथ। उड़ीसा राज्य है झारखंड राज्य के दक्षिण में, ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। अभी हमने पूर्व में देखा, अभी हमने दक्षिण में देखा, अब हम लोग पश्चिम में देखेंगे। झारखंड के पश्चिम में मानचित्र आप लोगों को ध्यान में जरूर होगा। झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिम में हमारी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। झारखंड राज्य पश्चिम छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है पश्चिम दिशा में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड राज्य में लगभग कितने गांव हैं। देखिए गांव का भी जो हमारा पहले का जनगणना है उसी पर आधारित है। तो झारखंड राज्य में लगभग 32,615 गांव है, इसे ध्यान रखिएगा। अब तक के आंकड़ों के अनुसार 32,615 गांव है झारखंड राज्य में लगभग। चलिए अगला सवाल है महाभारत में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। देखिए महाभारत में भी झारखंड का जिक्र है और ये किस नाम से है, पुंडरीक देश के नाम से। और महाभारत में दिग्विजय पर्व में है पुंडरीक देश के नाम से झारखंड राज्य को संबोधित किया गया है। अगला सवाल है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। देखिए संथाल परगना क्षेत्र को जो है वो सबसे पहले काल में जाना जाता था क्या करतासीना, क्या संथाल परगना, क्या नरीखंड। हाँ, नरीखंड के नाम से जाना जाता था संथाल परगना को पहले, और फिर बाद में वो कांकजोल के नाम से जाना गया, फिर आया दामिने को, ठीक है, वो तो बाद की बात है। लेकिन नरीखंड पहले था अति प्राचीन काल में, फिर बाद में कांकजोल है, ठीक है। अगला सवाल है झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है। अब हम लोग झारखंड के इतिहास की शुरुआत की अगर बात करें तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत जो है मेसोलिथिक युग से माना जाता है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग से मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। अगला सवाल है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं सीएनटी एक्ट, सीएनटी एक्ट का फुल फॉर्म है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और ये कब पारित हुआ, ये छोटा नागपुर एरिया मतलब संथाल परगना के 6 जिलों को छोड़ के बाकी हर जगह ये अधिनियम है। ये 11 नवंबर 1908 को पारित हुआ और इसका जो ब्लूप्रिंट है वो जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। अभी हमने देखा सीएनटी एक्ट कब पारित हुआ यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। अब हम लोग देख रहे हैं एसपीटी अधिनियम यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। एसपीटी एक्ट पारित हुआ 1949 में। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इन सभी चीजों को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। देखिए बिरसा मुंडा झारखंड के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म खूंटी के उलिहातू में हुआ था। और कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा ये सारी चीजों को।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए झारखंड जीके की बात हो और वहां पे स्वतंत्रता सेनानी में बिरसा मुंडा का जिक्र नहीं हो तो ऐसा नहीं होता है। झारखंड जीके में बिरसा मुंडा तो रहेंगे, ठीक है, इनके बारे में चीजें याद रखिएगा। ये सवाल यहाँ से बनते एग्जाम में। अगला सवाल है झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। देखिए झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और इस 81 सीटों में 28 सीटें जो है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है, 9 सीटें एससी के लिए रिजर्व्ड है, बाकी की जो 44 सीटें हैं वो अनारक्षित है, वो के रिजर्व नहीं है, अनरिजर्व्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। पहले हमने देखा पश्चिम में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है। अब हम देख रहे हैं झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। झारखंड उत्तर में बिहार राज्य के साथ अपना सीमा साझा करती है। चलिए अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत 66.41% है और ये 2011 की जनगणना के ही अनुसार है, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद अब तक जनगणना नहीं हुई है तो आंकड़ा पहले की है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर 66.41% है। अगला सवाल है मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को किस नाम से जाना जाता था। अभी हमने महाभारत काल का देखा, अब हम देख रहे हैं मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को किस नाम से जाना जाता था। मुगल काल के दौरान झारखंड को कुकरा, इसको खुखरा भी कहते थे, कुकरा खुखरा, इस नाम से जाना जाता था मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को। हर काल में अलग अलग नाम झारखंड राज्य का रखा गया, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था। देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो है, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह की अगर बात करें तो वो तमाड़ विद्रोह था। तमाड़ विद्रोह आदिवासी के अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला, सबसे बड़ा, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड के किस शहर में की गई थी। देखिए आप सबों को मालूम है कि 34वां जो राष्ट्रीय खेल था, नेशनल गेम था, उसका आयोजन झारखंड में किया गया था। लेकिन झारखंड में कहाँ पर किया गया था, रांची में किया गया था, खेलगांव में। 12 से 26 फरवरी 2011 तक ये खेल हुआ था। इसका शुभंकर क्या था, छुआ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आपके कई एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जा चुके हैं शताब्दी स्टेडियम के बारे में। शताब्दी स्टेडियम जो है वह झारखंड के रांची जिले में स्थित है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है। देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है वह झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। क्या रांची में है, क्या बोकारो में है, क्या धनबाद में है। नहीं, धनबाद में तो नहीं है, बोकारो में है क्या, तो हाँ बोकारो में है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। और इसकी जो दर्शक क्षमता है वह 30,000 की है और इसका देख रेख कौन करता है, स्टील, टाटा स्टील करती है, ठीक है। अगला सवाल है माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है। माइकल किंडो जो है ये हॉकी के महान खिलाड़ी रहे हैं और इनका जो ये है संबंध हॉकी से रहा है, हॉकी खेल से रहा है। माइकल किंडो का संबंध हॉकी खेल से रहा है और यह पहले आदिवासी खिलाड़ी थे जो अर्जुन पुरस्कार, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया 1972 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पुस्तक दिशोम गुरु शिबू सोरेन हिंदी, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है दिशोम गुरु शिबू सोरेन हिंदी में और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी। इन दोनों पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है अनुज कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी। इसके अलावा इनकी एक और फेमस पुस्तक है और वो भी दिशोम गुरु से ही संबंधित है, उसका नाम है सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा।
तो अनुज कुमार सिन्हा जो है इन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन पे 3 पुस्तकें लिखी है। ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इस टाइप के सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में दिशोम गुरु से संबंधित। शिबू सोरेन हिंदी, ट्राइबल हीरो, शिबू सोरेन अंग्रेजी, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक, शिबू सोरेन की गाथा। इन पुस्तकों के लेखक कौन है? अनुज कुमार सिन्हा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है? देखिए झारखंड में ज्योतिर्लिंग है बाबा वैद्यनाथ का, और बाबा वैद्यनाथ धाम कहाँ पे है? वह देवघर जिला में है। दुमका में क्या है? दुमका में बाबा बासुकीनाथ है, और देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बाबा वैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। बाबा वैद्यनाथ देवघर में और बाबा बासुकीनाथ दुमका में है। अगला सवाल है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड कर्मचारी आयोग यानी JSSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे झारखंड राज्य बनने के बाद? तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे मृदुल सिन्हा, और फटीक चंद हेम्ब्रम जो है ऑप्शन ए, ये JPSC के प्रथम अध्यक्ष बने थे, और मृदुल सिन्हा JSSC के प्रथम अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है? एक और जनजातीय विद्रोह है जिसको खूनी विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, और वह कौन सा खूनी विद्रोह है जनजातियों का? किस जनजाति विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है? तो ये है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। हूल विद्रोह, खूनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन, ये सभी संथाल विद्रोह को कहा जाता है। अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये संथाल विद्रोह का नारा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 90 नंबर के सवाल तक पहुंच गए। अब और 10 सवाल मात्र हमें देखना है, फिर हमारा सेशन कंप्लीट होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, एकदम बेसिक सब सवाल। हमारा अगला सवाल है, किस ग्रंथ में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा गया है? देखिए व्रात्य प्रदेश जो है वह झारखंड को अथर्व वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में किकिट प्रदेश कहा गया है, महाभारत में पुंडरिक देश के नाम से जाना गया है, और आरखंड के नाम से कारखंड, विष्णु पुराण में मुंड, वायु पुराण में मुरंड। ये सभी झारखंड के नाम हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है झारखंड को। ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं रिवीजन के लिए। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश कहा गया है, ऋग्वेद में किकिट या किकट, महाभारत में पुंडरिक देश के नाम से जाना गया है, और आर्कखंड कारखंड के नाम से भी जाना गया है, विष्णु पुराण में मुंड के नाम से, और वायु पुराण में मुरंड के नाम से। तो ये सभी झारखंड के अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग नाम हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सबसे पहले विद्रोही कौन थे? तिलका मांझी। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1750। एक संताल परिवार में हुआ था, और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ये पहले विद्रोही थे। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? कोल विद्रोह के नायक कौन थे? बुद्धू भगत। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792 में। कहाँ पर? रांची जिले के चानो प्रखंड के सिलागाई गांव में। 14 फरवरी 1832 में कैप्टन इम्पे के नेतृत्व वाले सैनिक के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इन सभी चीजों को। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू का जन्म कब हुआ था? देखिए सिद्धू और कान्हू ये किसी एक का नाम नहीं है, सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे। संथाल विद्रोह जिसे हूल विद्रोह के हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू थे। और सिद्धू का जन्म हुआ था 1815 में, कान्हू का जन्म हुआ था 1820 में, और चांद का जन्म कब हुआ था? 1825 में, और भैरव का जन्म कब हुआ था? 1835 में। यानी भैरव के जन्म में सिर्फ 10 साल जोड़ना है, बाकी सिद्धू के जन्म में, कान्हू के जन्म में और
चांद के जन्म में 5-5 साल का ही अंतर है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? संताल परगना के भोगनाडी में। ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। संताल विद्रोह के ये नेतृत्व करता थे सिद्धू कान्हू। इनका जन्म 1815 में सिद्धू का हुआ था, 1820 में कान्हू का, संताल परगना के भोगनाडी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? देखिए आदिवासी का फूलों का त्योहार मनाया जाता है झारखंड में, और उस त्योहार का नाम क्या है? क्या वो टूसू है, क्या बाहा है, क्या सरहुल है, क्या कर्मा है? सरहुल आदिवासियों का प्रसिद्ध सबसे फेमस जो फेस्टिवल है फूलों वाला वो सरहुल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, यूल रूल की किस धारा के अनुसार दामिनी को जिला घोषित किया गया था? देखिए दामिनी को जो जिला घोषित किया गया था ये यूल रूल जो है उसके अनुसार किया गया था, लेकिन यूल रूल की किस धारा के अनुसार किया गया था? तो यूल रूल की धारा 37 के अनुसार दामिनी को एक जिला घोषित किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 9 अप्रैल 2001 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 9 अप्रैल 2001 को हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड डाक सर्किल की स्थापना कब की गई? देखिए ये सवाल तो हमने पहले भी देखा, यहाँ पे वही सवाल रिपीट हो गया है, इसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन एक बार फिर पढ़ लेते हैं तो रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को। तो झारखंड डाक सर्किल की स्थापना बिहार डाक सर्किल से अलग करके की गई थी 12 जनवरी 2001 को, और बिहार से अलग करके इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? रांची। और इसके 7 पोस्टल डिवीजन हैं झारखंड में, वे कौन कौन से? संताल परगना, सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, धनबाद और रांची। तो ये झारखंड डाक सर्किल की 7 पोस्टल डिवीजन है, और इसको बिहार से अलग करके बनाया गया, और इसका मुख्यालय हेड ऑफिस कहाँ है? रांची, जो झारखंड की राजधानी भी है। अगला सवाल है, पलामू का किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? देखिए ये सवाल ना बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, कई एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। पलामू का किला के नाम से आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ऑप्शन में अगर पलामू आया है तो वही सही जवाब होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि पलामू का किला जो है ये लातेहार में है, और ये औरंगा नदी के तट पर है। दरअसल पलामू का किला ना वहाँ पे 2 किला है, लेकिन दोनों किला को पलामू का किला के नाम से ही जाना जाता है, और ये औरंगा नदी पर है, लातेहार में। अगला सवाल, झारनेट का पूर्ण रूप क्या है? देखिए झारनेट ये सबसे ज़्यादा झारखंड में एक ये ऐसा सोर्स है जहाँ पे कि आपको झारखंड स्टेट से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो झारनेट का पूर्ण रूप है झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। झारनेट का पूर्ण रूप ही ध्यान रखिएगा, झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और आज के सेशन का आखिरी सवाल, भारत का दूसरा गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र झारखंड में कहाँ स्थित है? देखिए भारत का दूसरा गिद्ध प्रजनन, पहला तो हरियाणा में है, ठीक है, दूसरा कहाँ पे? झारखंड में। और झारखंड में कहाँ पर है? रांची में। रांची में कहाँ पर है? रांची में ओरमांझी है, ओरमांझी में मूटा के जंगली क्षेत्र में गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र है। पहला जो है वह हरियाणा के पिंजौर में। याद रखिएगा इन सारे फैक्ट्स को, ध्यान रखिएगा कि भारत का दूसरा गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र झारखंड के रांची में है, रांची के ओरमांझी में, ओरमांझी के मूटा के जंगली क्षेत्र में। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मगर प्रजनन केंद्र भी है। इन सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। 100 सवाल काफ़ी हो गए, और मुझे लगता है काफ़ी कम समय में भी हो गया। मैंने समय आप लोगों का बिल्कुल ध्यान रखा है, बर्बाद होने नहीं दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सबों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, और काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिला। काफ़ी कुछ हमने पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा, लेकिन यहाँ से सवाल बनते हैं। और मैंने जितना भी सवाल आज के सेशन में बताया आप लोगों
लोगों को कहीं ना कहीं ये सवाल पूछे गए हैं और सभी सवाल इम्पॉर्टेंट एकदम बेसिक से और सवाल पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि नहीं चलो हमें तो हाई लेवल का पूछेगा, बेसिक से हमें क्या, लेकिन नहीं, बेसिक की जानकारी आपको होनी चाहिए। बेसिक से सवाल पूछता है, बेसिक से सवाल एग्जाम में जरूर बनते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ और उम्मीद करती हूँ आप सबों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगले सेशन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी झारखंड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और उसमें झारखंड से सवाल अब तो बनेंगे क्योंकि जेएसएससी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड के 60 सवाल तो रहेंगे एग्ज़ाम में, तो आपको बेसिक भी वहाँ पे पूछा जाएगा। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।